चलिए, तो सेट 15 में आपको बता दिया था कल मैंने, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, रोग, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, वन रिपोर्ट 2023, पर्यावरण प्रोटोकॉल। यहां से आपको एग्जाम में 2-1 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब मिल ही जाएंगे, ये ध्यान रखना है। यहां से ये वाली सीट आज की बहुत महत्वपूर्ण है। कल वाली सीट में विटामिन ए, डी, ई के मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन मैंने 5 लिख दी है, बी और सी भी लिख दिया। हालांकि आपको ज्यादा देखना है बी और सी। बी कॉम्प्लेक्स बड़ा है और उसमें अंदर तक पढ़ना है। B3 का क्या नाम है, B7 मेन मैं आपको सब बता दूंगा। डाइजेशन, पाचन में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अमाशय में और इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं वो। पादप हार्मोन तो बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वृद्धिकारी हार्मोन, एक वृद्धि रोधक हार्मोन, बाकी एक होता है फलों को पकाने वाला हार्मोन। पुष्पों की संरचना, ये थोड़ा टफ टॉपिक पड़ेगा आपको, ये अगर जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो उन्हें दिक्कत करेगा। एंड्रोसियम, गाइनोसियम क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, वो सब। बेबिन एसिड, जैसे मैंने बताया दूध में पूछ लेता है, कई बार दही में, या फिर आपसे पूछ लेता है सिरके में कौन सा होता है, वो सब। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने करी है, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। और बाकी इनका क्या गुण होता है, क्वालिटी क्या होती है। धातु और अधातु के प्रमुख गुण, यहां से मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में रहती है, ठीक है, कौन सी, मरकरी, पारा। अगला तरंग है, तरंग से ध्वनि तरंग के बारे में, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें मैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा दूंगा पूरा, यहां से सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। EMW पढ़ाते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य। पहले आपको मैं बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है, लिख नहीं रहा हूं, आप सीधा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये केवल इसका उद्देश्य जीव जंतुओं को संरक्षित करना नहीं है। एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, इसका उद्देश्य जीव जंतुओं को तो संरक्षित करना ही है, बाकी वहां पर जो आदिवासी समुदाय रहता है उसको भी संरक्षित करना है। जो वो जंगल से जुड़ करके अपना समन्वय बना के रखते हैं, कोऑर्डिनेशन बना करके रखते हैं, उसको भी बरकरार रखना है। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास, यानी जो जीव जंतु हैं वो भी आगे सर्वाइव कर पाए, और जो वनों पर आधारित जनजातियां हैं, जो लोग हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी अपना जो है वो आगे सर्वाइव जीवन कर पाए। ये प्रमुख उद्देश्य है बायोस्फीयर रिजर्व का। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो जिस देश में घोषित किए जाते हैं, उसमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को भी अपने प्रोग्राम के तहत चिन्हित करता है। 1971 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, यूनेस्को का प्रोग्राम है, जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। 1971, 1971 में मैप की शुरुआत हुई थी, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इसके तहत क्या करता है यूनेस्को, विश्व भर में जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको अपना टैग दे देता है, बोले ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि आप इसको संरक्षित करो। तो जिसको यूनेस्को अपना टैग दे देता है, उसका मतलब है कि वहां पर बहुत जरूरत है संरक्षण की, कोऑर्डिनेशन बैठाने की। बायोस्फीयर रिजर्व में करा क्या जाता है कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व में होता यह है कि इसमें बेसिकली 3 जोन डिसाइड किए जाते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं हम अंदर वाला जोन, जिसे कहते हैं कोर क्षेत्र। ये होता है कोर क्षेत्र, अंदर वाला कोर क्षेत्र होता है। कोर क्षेत्र किसी बायोस्फीयर रिजर्व का वो क्षेत्र होता है जहां पर लगभग सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होती है। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं बफर जोन। यहां पर सभी प्रकार की गतिविधियों को छूट नहीं होती, लेकिन कुछ प्रकार की गतिविधियों को छूट होती है, जैसे प्रशिक्षण होना है, जैसे कोई अनुसंधान का काम है, कुछ भी होना है, तो वो वाला काम यहां पर हो जाता है। तीसरा होता है जिसे कहते हैं संक्रमण जोन। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो आसपास के लोग होते हैं उनको छूट होती है, वो यहां पर अपनी मानवीय गतिविधि कर सकते हैं, कुछ हद तक लकड़ियां वगैरह वहां से बीन सकते हैं, जो टूटी हुई हैं, गिरी हुई हैं, वो कर सकते हैं, और अपना जो है वो पशुओं को चरा सकते हैं। ये काम वो इस वाले क्षेत्र में कर सकते हैं। भारत में कुल मिलाकर के बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या 18 है, लेकिन जो यूनेस्को का प्रोग्राम है उसमें केवल 12 ही बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, यानी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं आपके 18, और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जो शामिल है वो कितने हैं आपके 12।
अब ये 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होने चाहिए कि ये बायोस्फीयर रिजर्व आपके कौन से हैं और कौन से इन 18 में से यूनेस्को में यूनेस्को के प्रोग्राम में शामिल हैं। तो यूनेस्को में शामिल कितने हैं आपके? 12 मैप प्रोग्राम। यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है उसमें शामिल कितने हैं आपके? 12। इसे बोलते हैं मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। और बाकी अन्य कितने हैं आपके? अन्य हैं 6। तो यूनेस्को के जो मैप प्रोग्राम में शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? दक्षिण से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक है आपका नीलगिरी। ये तो आपको पता है कहां पर है, ये ट्राई जंक्शन पर है। किस किस के? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो यानी ये ट्राई जंक्शन पर है जिसमें तमिलनाडु भी आ जाता है, जिसमें केआरटी भी आ जाता है कर्नाटक, और जिसमें केआरएल भी आ जाता है यानी केरल। एक तो ये हो गया। एक हो गया अगस्त्य मलाई। ये कहां पर है? अगस्त्य मलाई ये तमिलनाडु और केरल, इसका भाग केरल में भी आता है। तो ये तमिलनाडु और केरल में है, केरल। इसके बाद एक आ जाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पर है? ये है तमिलनाडु। ये बेसिकली समुद्री भाग में है, जो समुद्री क्षेत्र है तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, ये वहां पर है। उसके बाद फिर आइए आप, उसके बाद ऊपर जाते हैं। ऊपर आता है एक आपका सिमलीपाल। कहां पर है? उड़ीसा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये है उड़ीसा। उसके बाद और ऊपर जाते हैं तब आ जाता है सुंदरवन। ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, या डब्ल्यूबी लिख देता हूं। ये है वेस्ट बंगाल यानी डब्ल्यूबी। उसके बाद ऊपर जाते हैं तो एक है नोकरेक। ये कहां पर है? मेघालय में है। उसके बाद आ जाता है जी कंचनजंगा। कहां है? सिक्किम। उसके बाद आ जाता है जी नंदा देवी। ये आ जाता है उत्तराखंड में। उसके बाद 3 जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश के मैप प्रोग्राम में शामिल हैं। 3 हैं, 3 ही हैं, और तीनों के तीनों आपके शामिल हैं। तो वो 3 मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है? यहां तो जगह नहीं बची, तो चलिए यहां नीचे लिख देता हूं। ये जो 3 हैं इसमें एक हो गया पेंच, एक हो गया पन्ना, और एक हो गया अचनकमार। इसे बोलते हैं अचनकमार अमरकंटक। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है, वैसे मेन एमपी में है। ये तीनों कहां पर है? मध्य प्रदेश की। और एक जो रह गया वो रह गया निकोबार, ठीक है? ग्रेट निकोबार। निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर हो गया? अंडमान निकोबार पर हो गया, ठीक है? तो कुल मिला के कितने हो गए आपके? 12 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। ये ध्यान रखना, 12 हो गए। देखो 1 2 3 4, उसके अलावा 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछेगा लास्ट कौन सा शामिल हुआ है, कि पूछेगा यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में लास्ट शामिल होने वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो उसका नाम है पन्ना। कब शामिल हुआ है? 2020। तो ये पन्ना सबसे पहला, अगर आपसे पूछे जो इसमें शामिल हुआ है सबसे पहला इसी में, तो इसमें जो पहला था वो था नीलगिरी। ये कब शामिल हुआ था? सन 2000 में मैप प्रोग्राम में शामिल हुआ। हाँ, मैप प्रोग्राम में शामिल होने, बनने की बात नहीं चल रही, वो कब बना, कब मैप प्रोग्राम में शामिल हुआ। इसके बाद एक पूछ सकता है 11वां, ये था कंचनजंगा। ये हुआ है 2018 में। और उसके बाद एक है पन्ना, ये हुआ है 12वां।
ये है पन्ना, और ये हुआ है 2020 में। जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से बताया था कि इसको स्टार लगा के, और उस समय पर ये भरमार थी इसकी पेपर में, एग्जाम में। फिलहाल अभी भी एटलीस्ट ये दो तो आप याद रखिए रखिएगा। इससे पहले अगस्त की मलाई शामिल हुआ था शायद 16 में। अब 6 बज गए। इसमें आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर के जो शामिल हैं वो केवल आपको 2 ही दिखाई देंगे, ठीक है। अगर सिक्किम को जोड़ लेते हैं तो 3 दिखाई देंगे। एक हो गया नौकरेक मेघालय का, एक हो गया सुंदरबन अगर पश्चिम बंगाल को आप उधर ले लेते हो तो, और एक हो गया कंचनजंगा जो कहां का है आपका, सिक्किम का है, ठीक है। ये याद करने हैं, हाँ ये याद करने हैं। क्वेश्चन तभी जाके निकलेगा गहराई से। 18 के 18 पता होने चाहिए। अन्य 6 में कौन कौन से बने? एक छोड़ दिया हमने, शेषाचलम, ये कहां का है? आंध्र प्रदेश का। उसके अलावा हमने छोड़ दिया एक मानस और एक डिब्रू सिखोवा। ये दोनों कहां के हैं? ये है कहां के? असम। एक हमने छोड़ दिया तिहांग दिवांग, तिहांग दिवांग, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। एक हो गया कॉल डेजर्ट, कॉल डेजर्ट, ये स्टार लगा देना इस पे, ये हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल। क्योंकि रीजन क्या है? आता है लिखा हुआ शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है। कई लोग इसका आंसर लद्दाख लगा देंगे कि वहां पर होगा। लद्दाख नहीं है, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। अगला है कच्छ, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पर है? गुजरात। अब आप देखेंगे ज्यादातर राज्यों में एक एक है, लेकिन एक तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। वहां विस्तार जो है वो मन्नार की खाड़ी का भी है, वहां पर नीलगिरी का भी है, वहां अगस्त्य मलाई का भी है। इसके अलावा अकेला मध्य प्रदेश, वहां पर 3 है, एक पेंच है, एक पन्ना है और एक आपका अचनकमार है। उसके अलावा असम में 2 हैं, एक मानस है और एक डिब्रू सिखोवा है। कल के दिन को अगर इन 6 में से कोई इधर आता है तो वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, सबसे इंपोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां से मुझे लगता है कि आपने इतना पढ़ लिया तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व का कोई क्वेश्चन एग्जाम का आपका बाहर नहीं जाएगा, बट आपको ये याद करने पड़ेंगे। मैं नेशनल पार्क याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व याद करने के लिए बोल रहा हूं। आप सभी याद कर रहे हैं, ठीक है। ये है प्रोग्राम का नाम है मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है। अब एक एक करके हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। पहला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल इंपोर्टेंट है, सतत विकास को बढ़ावा देना होता है, हाँ सही है। भारत में केवल, इसमें केवल आ गया, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप गलत कर दीजिए। फिर भी पढ़ लेते हैं, भारत में केवल यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व ही संरक्षित क्षेत्र होते हैं। नहीं भाई, ये 12 तो ही हैं, इसके अलावा ये 6 भी तो हैं, ये भी तो संरक्षित हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है, बायोस्फीयर रिजर्व को कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन में विभाजित किया जाता है। हाँ, लेकिन कोर में कोई मान्यता नहीं होती, कोई मतलब मानवीय गतिविधियों को अनुमति नहीं होती। बफर में कुछ होती है और जो संक्रमण जोन है वहां पर लगभग सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को अनुमति होती है। ऐसे में इस ये वाला आंसर जो है ये कैसा होगा? सही होगा, यानी पहला और तीसरा। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? नोट कर लिया आपने? कर लिया? क्वेश्चन हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। नंदा देवी और नीलगिरी भारत के यूनेस्को मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? दोनों याद करिए। हाँ, दक्षिण में तो मैक्सिमम जितने हैं वो सब हैं, केवल आंध्र प्रदेश का शेषाचलम छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी दक्षिण में है वो सब मैप में शामिल हैं। तो नीलगिरी तो शामिल है ही है, ठीक है, नीलगिरी शामिल है। उसके अलावा नंदा देवी, और आपको पता है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया, या वैसे भी वो नीलगिरी है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। बायोस्फीयर रिजर्व में केवल, अब ये केवल आ गया फिर से, तो इस वाले स्टेटमेंट को गलत कर दो। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में केवल जैव विविधता की रक्षा की जाती है, मानवीय गतिविधियों को अनुमति नहीं होती है। होती है भाई, संक्रमण क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों को अनुमति होती है, कुछ हद तक बफर क्षेत्र में भी।
बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था, सही है। ये प्रोग्राम सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया? 1971, यानी आंसर तीसरा भी सही है, आंसर होगा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। अगला है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, याद करिए सुंदरवन, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है और मैप प्रोग्राम में भी शामिल है, और कौन सा है? ग्रेट निकोबार, यानी ये गलत हो गया। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, सही, ठीक है कि नहीं? कौन सा है पंचमढ़ी? पढ़ा है? क्या चीज? मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी तो है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये बात तो सही है कि पंचमढ़ी तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है? हाँ, तो कौन सा है? आपने अचानकमार पढ़ा, आपने पन्ना पढ़ा, आपने पेच पढ़ा, जो पेच है उसे ही पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये सही है पहला और तीसरा। नेक्स्ट, अगला है कोर जोन में मानवीय गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित होती हैं, सही है, गलत बताना है। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी स्थापित हुआ था, कब हुआ था? 2000 में नहीं हुआ था, नहीं, नीलगिरी देखो बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम में कब शामिल हुआ? वो 2000 है, 86-87 में हुआ था, ठीक है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व केवल शुष्क क्षेत्र में, केवल आ गया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक कभी केवल वाली स्कीम गलत गई क्या? अभी तक नहीं गई, जिसमें केवल आ जाता है मैक्सिमम बार, वो आप देखोगे वो गलत जाएगा। तो क्या है? केवल शुष्क क्षेत्र में बनाए जाते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण और अनुसंधान हेतु स्थापित किए जाते हैं, हाँ सही है, तो इसमें आंसर को ये बताना है, तो आंसर क्या हो गया? सी। अगला, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व नेटवर्क सूची में सम्मिलित है? नीलगिरी है, नंदा देवी है, नोकरेक है, मानस, मानस है कि नहीं है? नहीं है, तो आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य है केवल जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, केवल केवल देखो तीनों में आ गया, तो ये तीनों तो सही हो ही नहीं सकते, सही कौन सा होगा? ठीक है, संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास, तो आंसर होगा इसका डी। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है? नीलगिरी है। नीलगिरी में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कौन सा है? नंदा देवी है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सेम क्वेश्चन, नीलगिरी है। बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत मान्यता दी जाती है, सही है। कोर जोन में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां अनुमति प्राप्त होती है, गलत है, केवल कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, ओनली पहला सही है, ठीक है। मिलान करना है, नंदा देवी किधर आएगा? उत्तराखंड में। पंचमढ़ी कहाँ आएगा? मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल कहाँ आएगा? उड़ीसा में। अचानकमार कहाँ आएगा? हाँ, साथ में एमपी में भी है, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या बन रहा है? ए, ठीक है, तो आंसर होगा ए, ठीक है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 2024 तक कितने हैं? 12 हैं। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो मैप थोड़ी पूछा हुआ है, वैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कितने राज्यों में फैला है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। बायोस्फीयर रिजर्व को कितने जोन में बांटा जाता है? 3 जोन में बांटा जाता है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है? 2024 तक 12 है, लास्ट 20 में मान्यता प्राप्त हुई थी, आगे कोई होती है तो देख लेना। भारत का अब है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व आपको समझ में आ गया, नेशनल पार्क और समझिए क्या होता है। नेशनल पार्क ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं खास करके जहां पर जैव विविधता काफी ज्यादा है और वहां पर हमें क्या करना है? जीवों को संरक्षित करना है। राष्ट्रीय उद्यान का मेन उद्देश्य होता है जीव को संरक्षित करना, ठीक है। वहां पर उतना ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं होता जितना बायोस्फीयर रिजर्व में होता है कि कोर है, ये है, ऐसा नहीं। मेन जो होता है राष्ट्रीय उद्यान में वो ये है,
अच्छा, एक राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व के कोर क्षेत्र में भी हो सकता है, यानी जैसे कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसके कोर क्षेत्र में कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान भी हम बना सकते हैं। खास करके राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की गतिविधि को मान्यता नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे, यानी नियम की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर लगभग किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि को अनुमति राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती। राष्ट्रीय उद्यान कैसे घोषित होते हैं? केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर के राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है। हालांकि पहले घोषणा चिन्हित करा जाता है राज्य सरकार के द्वारा और फिर केंद्र सरकार उसकी पुष्टि कर देती है और इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान बन जाते हैं। आपके देश में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, और उसके बाद में कई नेशनल पार्क बने। फाइनली लास्ट 106वां बना था आपका रायमोना, जो कि असम का था, 106वां नेशनल पार्क, और अभी 107वां भी सुनने में आ रहा है। किसको? 106 रायमोना नेशनल पार्क लास्ट था, शायद 2024 तक ये लास्ट बन गया था, लेकिन अभी 107वां जो है वो नेशनल पार्क घोषित हुआ है, ठीक है, चिन्हित किया है। लेकिन ऑफिशियली कितने हैं नेशनल पार्क? किसको? सिमली नेशनल पार्क बना दिया। सिमली बायोस्फीयर रिजर्व था सिमली पार्क, अब उसके अंदर कोर क्षेत्र में एक नेशनल पार्क बना दिया है। उड़ीसा में अभी तक एक ही नेशनल पार्क था, भीतरकनिका, लेकिन अब सिमली पार्क राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। भीतरकनिका उड़ीसा में था, वो एक नेशनल पार्क था। एक कौन सा है? नंद, हाँ एक और है, ठीक है। हाँ, तो इस पे देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, कब बना था? 1935 या 36? 36 नहीं, 1936 में बना था। नेक्स्ट, घोषणा 35 में हो गई, ठीक है। सभी राष्ट्रीय उद्यानों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। सभी राष्ट्रीय उद्यानों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नहीं, सभी को नहीं होती है, वो यूनेस्को के ऊपर है, वो किसको अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर ले। जैसे उसे लगा कंचनजंगा को करना चाहिए या उसको करना चाहिए तो वो उसको कर सकता है। राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के संरक्षण हेतु स्थापित किए जाते हैं, सही है, ठीक है, और पहला वाला भी सही था। कितने सही हो गए? एक और, ठीक है। नेक्स्ट, वो 35 में घोषणा हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, 36 में स्थापित हुआ। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा देना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। अब क्वेश्चन है, अगला कारण देखिए क्या है। कारण है यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और दलदली घास के मैदानों से भरा हुआ है। ये भी सही है, ठीक है। क्या दोनों व्याख्या कर रहे हैं? हाँ, व्याख्या कर रहे हैं। रीजन, एक सींग वाले गैंडे के लिए रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है दलदली और घास वाला क्षेत्र, तो इसलिए अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दलदली घास के मैदान भरे हुए हैं, इसलिए वहां पर एक सींग वाले गैंडे के लिए वो प्रसिद्ध है। तो दोनों जुड़ गए हमारे आपस में, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? सही है, और ए आर की व्याख्या, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, एक राज्य में एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं? हो सकते हैं, बहुत है। राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर किसी भी प्रकार की खेती, चराई और खनन की अनुमति नहीं होती है, नहीं होती है। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान 2024 तक 106 ही हैं, लेकिन 107वां सिमलीपाल को घोषित किया गया है, तो 2024 तक तो 106 ही हैं। आंसर होगा सभी सही हैं, सभी सही हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, हाँ इंपोर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, और ये कहां पर है आपका? गुजरात में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। कॉमन सेंस लगाइए, ये कहां पर है? लेह लद्दाख क्षेत्र में है, तो ये लेह लद्दाख क्षेत्र में है, तो सीधी सी बात है वहां पर हिम तेंदुआ पाया जा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो हेमिस हाई है। हेमिस हाई नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार। हाँ, सबसे छोटा अगर पूछे, सबसे छोटा तो वो है साउथ बटन। अच्छा, सबसे पहला जिम कॉर्बेट,
सबसे नया सिमलीपाल, सबसे बड़ा हेमिसाई, सबसे छोटा साउथ पेटल। ये और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये वाला भी सही है, आंसर क्या होगा? डी, सभी सही, सभी सही। नेक्स्ट, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। राष्ट्रीय उद्यान केवल, क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है? तो बी गलत होगा। राष्ट्रीय उद्यान केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं, नहीं, ये राज्य सरकार की विशेष भूमिका होती है उसमें। भारत में काजीरंगा, सुंदरवन और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व में है। हाँ, काजीरंगा कहां पर है? असम। सुंदरवन कहां पर है? पश्चिम बंगाल। और नामदफा कहां पर है? नामदफा अरुणाचल, अरुणाचल। प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है, हाँ ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? हेमिस, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है? काजीरंगा है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? केरल में है साइलेंट वैली, ध्यान रखिएगा, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, साइलेंट वैली, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। अचनकमार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अब यहाँ पर दोनों आ गए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मैं आपको करूंगा कि रिकमेंड या एमपी लगाना, पहला अगर ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि दोनों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी, ठीक है। अचनकमार, अमरकंटक, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में होगा, राजस्थान। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण से होता है? ठीक है, बात करते हैं। देखिए, जीवाणु आपको पता है ना, जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव है। और इस जीव की खास बात क्या है कि एकल कोशिकीय होता है, और एकल कोशिकीय के साथ साथ इसमें जो कोशिका होती है वो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक। आपको पता है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसके अंदर सब कुछ बिखरा हुआ होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यूकैरियोटिक हमारे अंदर होती है, व्यवस्थित कोशिका होती है यूकैरियोटिक, लेकिन जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और ये सिंगल सेल जीव होते हैं। और ध्यान रखना, इस जगत के जीवों को कौन से में रखा जाता है? जीवाणुओं को मोनेरा जगत में रखा जाता है। यानी ये जो हमें बीमारियां जीवाणुओं से होती हैं, बेसिकली ये मोनेरा जगत के जीवों से होती हैं। अब पहला इनमें से कौन जीवाणु के कारण होता है? पहला है मलेरिया। देखो जी, मलेरिया जो है ये होता है प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ का नाम भी याद रख लेना, प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इंपोर्टेंट है। और इसका वाहक जो होता है वो क्या होता है? मच्छर, एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज। हर एक मामले में मादा ही होगी, ठीक है। वाहक है एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर। तो ये मच्छर केवल वाहक है। वाहक मतलब किसी को काटा और वो वाला प्लाज्मोडियम उधर आ गया, तब उसको मलेरिया हो जाएगा। टाइफाइड जो है ये होता है जीवाणु से, और जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है, उसके कारण से होता है टाइफाइड। टाइफाइड को और कई नामों से जानते हैं। टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहते हैं। आंत का बुखार, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं, मियादी बुखार। इसे गांव की भाषा में मोती झारा भी कहते हैं। मोती झारा सुना है यार? उसे मोती झारा हो गया, नहीं सुना? मियादी बुखार भी नहीं सुना? मियादी बुखार, ये सब क्या है? टाइफाइड में आपकी आंत प्रभावित हो जाती है, और कई बार जब हम उल्टा सीधा तब भी खाते रहते हैं, तब आपके आंत में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और डेंजरस है। अगर आप टाइफाइड के मामले में सतर्कता ना बरते तब दिक्कत हो सकती है। टाइफाइड का आपसे टेस्ट पूछ लेता है कि इसका टेस्ट कौन सा है? कौन सा? टडाल, बिडाल, बिडाल। एड्स तो आपको पता है किससे होता है? वायरस से होता है, एचआईवी का वायरस होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होता है।
वायरस और ये भी वायरस। तो यहां पर क्या आंसर होना चाहिए था? आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड आंसर होगा टाइफाइड। कहीं भी सुना होगा टाइफाइड नॉर्मल है, हो जाता है। गंदा पानी कहीं पर अनहाइजीनिक पानी वानी पी लें, कुछ पी लें, तभी बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी चला जाता है। ज्यादातर जीवाणुओं के नाम पर ही उनकी बीमारियों का नाम है, ये ध्यान रखना। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, कौन सा रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण से होता है? इसके कारण से होता है टीबी। ठीक है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। और टीबी को कई नाम से जानते हैं, क्या क्या कहते हैं? तपेदिक भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, क्षय रोग और तपेदिक के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, ये जीवाणु है, ध्यान रखना, किसके कारण से हो रहा है? ये जीवाणु के कारण से, जीवाणु। इसके अलावा एक टिटनेस है, ये भी जीवाणु से होता है। टिटनेस होता है आपका कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी, तो शॉर्ट में लिख देना टिटेनी। नाम टिटनेस से टिटेनी समझ में आ जाएगा, पूरा नाम है कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी। हैजा, ये होता है ब्रिम्बियो कॉलरी, ब्रिम्बियो कॉलरी। इसे आपने कई बार दर्द सुना होगा गांव के लोगों में, कोलरा का दर्द। कोलरा, पूछना घर किसी से कोलरा क्या होता है? हैजा होता है। ठीक है, हैजा। कई बार इसे डायरिया भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, डायरिया हैजा में पैदा होने वाला एक सिम्टम है जिसमें बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा लूज मोशन, उल्टी, दस्त, वो सब रहता है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। पहले तो इससे डेथ हो जाती थी। ठीक है, अब इतना इजी नहीं है, अब तो बहुत आसानी से इलाज हो जाता है इसका। ठीक है, पीलिया का एक कोई रीजन नहीं है। पीलिया एक बीमारी है, वो किसी भी रीजन से हो सकती है, बट इसका जो कारण है वो होता है बिलरुबिन। बिलरुबिन एक पीला पदार्थ होता है, ये जब आपके शरीर में बढ़ जाता है तब पीलिया हो जाता है। लेकिन पीलिया ज्यादातर हेपेटाइटिस के मामले में होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस का जो आपका वायरस है वो इफेक्ट करता है आपके लीवर को। ये जब भी होगा पीलिया, ये होगा हमेशा लीवर यकृत में समस्या के कारण से, यानी लीवर में प्रॉब्लम के कारण से होता है। किसी का लीवर खराब है उसे जॉन्डिस हो जाएगा। इसका एक रीजन नहीं है कि हाँ ये जीवाणु से हुआ है, वायरस से हुआ। तो टिटनेस टिटेनी से होता है। टिटनेस क्या होती है? मान लो कोई पुराना लोहा है, कोई सामान रखा है, आपके लग गया, तो ये जीवाणु वहां होगा, पुरानी चीजों में अंदर पहुंच जाएगा, वो जगह पक जाएगा। आम भाषा में इसे कहते हैं सेप्टिक हो गई, लेकिन रियल में वो है टिटनेस। तो टिटनेस का इंजेक्शन चोट लगे तो लगवाना चाहिए। अगला है ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक, इसे बोलते हैं हम लोग क्षय रोग, या इसे कहा जाता है आपका टीबी। हैजा ब्रिम्बियो कॉलरी, ये भी क्या है? जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु हैजा। दर्द होता है पेट में, लूज मोशन, उल्टी और फिर इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, यानी तपेदिक। क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता? डिप्थीरिया होता है। ये डिप्थीरिया बेसिकली डिप्थीरियाई नाम के जीवाणु से होता है। आपका श्वसन तंत्र प्रभावी होता है इसमें, डिप्थीरिया में। ठीक है, टिटनेस भी जीवाणु से होता है, ये भी जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया, ये तो जीवाणु से आपने पढ़ लिया, होता ही है। ये भी जीवाणु से होता है, आपने पढ़ लिया। लेकिन ये चिकनगुनिया जो है, ये किससे होता है? वायरस। वायरस, वायरस। ठीक है, नेक्स्ट, टिटनेस किसका कारण है? जीवाणु। नाम है जीवाणु का टिटेनी, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी नामक से होता है। इसको टिटनेस को एक नाम और देते हैं, इसको धनुष टंकार भी कहते हैं। धनुष टंकार, ऐठन होती है शरीर में, तो इसे धनुष टंकार भी कहा जाता है। ठीक है, टिटनेस। अगला, किस जीवाणु से डायरिया? डायरिया का मतलब यहां पर है हैजा से। हैजा, हैजा होता है ब्रिवियो कॉलेरी से। ब्रिवियो कॉलेरा, ब्रिवियो कॉलेरा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर?
निम्न में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। खसरा होता है मॉर्बेली वायरस से, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं मॉर्बेली वायरस। तपेदिक यही होता है। एड्स किससे होता है? HIV का वायरस, HIV का वायरस। ठीक है, तो आंसर है तपेदिक यानी टीबी, इसे टीबी कहते हैं। टीबी किससे होती है? जीवाणु से होती है। खसरा आपने सुना होगा कि हाँ, खसरा जो है वो हो जाती है कई बार। अब तो खैर अब हाँ, स्किन पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं खसरा में। ध्यान रखना, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स अलग है। स्मॉल पॉक्स छोटी माता बड़ी माता वो अलग है, वो भी वायरस से होती है दोनों ही, छोटी माता भी और बड़ी माता भी। बेरियोला और बेरिसोला वायरस से। टाइफाइड की पहचान में कौन सी जांच की जाती है? बिडाल टेस्ट। ठीक है, बिडाल टेस्ट। ठीक है, यह है कुकर खांसी, किस जीवाणु के कारण से होती है? तो पर्टुसिस होता है, ये जीवाणु है। ठीक है, ये बॉडीटेला पर्टुसिस जीवाणु। इसे हम कई बार काली खांसी भी कहते हैं। सुना है काली खांसी? काली खांसी, इसका धसका उठता है तो बहुत लंबे समय तक उठता ही है। ठीक है, तो ये है काली खांसी, ये जीवाणु के कारण से होती है। पर्टुसिस नाम याद रखिएगा। ठीक है, पर्टुसिस। नेक्स्ट, क्लियर? ठीक है, अभी आंसर की थोड़ी दी है, आरो की दे दी? कोई नहीं, कितने बैठ रहे हैं? 123। वो तो 123 आरो में सेफ 30 बहुत। तुम्हारे जनाब पीछे मिलाए नहीं तो मिलाने ना मिलाने का मतलब समझ रहे हो? 130 आरो में मतलब इसको अच्छा है, हो जाएगा। मेंस में लगो क्या? मेंस की LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हो? आरो छोड़ना है क्या? क्या क्यों छोड़ना है? अरे वो नौकरी सही नहीं, आरो की नौकरी अच्छी नौकरी। ठीक है, बढ़िया नौकरी है। अगला है कुष्ठ रोग, इसे कहते हैं कोढ़। सुना है कोढ़? बीमारी वो भी होता है, कहते हैं कोढ़ी। कोढ़ जो है भैया खतरनाक रोग है। आपने कुछ लोग देखे होंगे मेले वगैरह में मांगने वाले, उनके हाथ गले रहते हैं, उंगलियां गायब हो जाती हैं गल गल के। वो बैक्टीरिया के कारण से होता है कोढ़। और उसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये क्या है? ये जीवाणु है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। खतरनाक जीवाणु, जहां लग जाएगा तो वहां से वो अंग तरल पदार्थ निकलेगा, वो गलना शुरू हो जाएगा। आप अगर किसी को देख लो इसे कोढ़ हुआ होगा तो बहुत खतरनाक बीमारी है, अभिशाप है, नरक है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, जीवाणु से फैलने वाला रोग। डेंगू किससे होता है? वायरस का नाम डेंगू वायरस। अच्छा, इसका वाहक पूछ सकता है, कौन होता है? एडीज एजिप्टी। मादा है, मच्छर, मादा ही होना है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम। टाइफाइड जीवाणु से फैलता है, तो आंसर सी होगा। चिकन पॉक्स ये वायरस से होता है। चिकन पॉक्स ये छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसे छोटी माता भी कहते हैं। ठीक है, कई को हुए होंगे आप में। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है नियम में विचार करिए। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टिटनेस कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी नामक वायरस से होता है। सही है, सही है। ये क्या है? वायरस से नहीं होता, जीवाणु से होता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जल्दी जल्दी में वही पढ़ रहा था। देखो ये भी होता है, कई बार से पढ़ा और आपने यहाँ फोकस ही नहीं करा। ये वायरस थोड़ी है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। वो क्या है?
जीवाणु है, तो दूसरा गलत हो गया। और जैसे ही दूसरा हम गलत करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? ये होगा। तीसरा देखते हैं, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। तीसरा सही है, यानी आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, 3 कदमों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, ठीक है। टिटनेस जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होता है। सभी जीवाणु जनित रोग हैं, सही। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू वायरस से होता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कोहड़ यानी कुष्ठ रोग एक वायरल से होने वाला रोग है, नहीं, जीवाणु से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। स्टेटमेंट गलत, ये भी है, ये भी है, आंसर होगा ए, केवल एक, केवल पहला सही है, ठीक। इसको देखिए, करिए, इसका आंसर लगाइए। आंसर लगाइए, इसका क्या होगा? टाइफाइड की पुष्टि के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। तपेदिक यानी टीबी का इलाज एंटीबायोटिक। देखो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक होते हैं, ये थोड़ा सा समझ लेना। एंटीबायोटिक होते हैं आपके जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, वही हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। बायोटिक मतलब सूक्ष्म जीव, इनको मारने वाले वो होते हैं एंटीबायोटिक। आपसे पहला एंटीबायोटिक पूछ सकता है, विश्व का पहला एंटीबायोटिक, अब तो भारत ने भी अपना विकसित कर लिया है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, और इसकी खोज हुई थी 1929 में, और किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, फ्लेमिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, 3 स्टार। विश्व का पहला एंटीबायोटिक किसने खोजा था? नाम था पेनिसिलिन। अच्छा, किससे बनाया पता है आपको? कवक से। ये कवक से तैयार किया। कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोगेनम, इसलिए नाम पड़ गया पेनिसिलिन। तो पहली एंटीबायोटिक है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा देना, 3 महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, तपेदिक का इलाज एंटीबायोटिक से किया जा सकता है क्या? तो तपेदिक किससे होता है? टीबी किससे होती है? जीवाणु से। तो क्या एंटीबायोटिक मारेगी कि नहीं मारेगी? बिल्कुल। तो ये वाला सही है, पहला वाला भी सही था। डेंगू का कारण साल्मोनेला जीवाणु है? नहीं, जीवाणु ही नहीं है पहली बात तो, और साल्मोनेला टाइफी होता है जिससे टाइफाइड होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा एक, पहला और दूसरा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने से आपके जो वो है ना, स्ट्रॉन्ग हो जाती है चीजें, बार बार रिवीजन करके, समझने का तरीका, पढ़ने का तरीका। और आपका अगर एसएससी का पेपर टलता है तो अगला जो ये एडिक्विटी चेंज करेगा पेपर में, ये इसको टफ, एसएससी पेपर को टफ लेके जाएगा। तुम देख लेना, मेरी बात पे फोकस करना। पेपर अगर आपका हटा तो पेपर फिर जाएगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे, जो यूपीएससी लेवल होता है। इनके पास और कोई चारा नहीं है, ये बच्चों को उनकी औकात दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी है, यूके ट्रिपल एससी के खिलाफ आंदोलन हुआ था। यूके ट्रिपल एससी आज की तारीख में जो क्वेश्चन पूछता है वो यूपीएससी से ऊपर होता है। मतलब आप पेपर देख लो, जीएस देख लो, यूके ट्रिपल एससी की यानी ग्रुप सी डी के क्वेश्चन पेपर उठा लो, और यूपीएससी का आईएएस का क्वेश्चन पेपर उठा लो। मैं लिख के दे रहा हूं, तुम आईएएस वाले को इजी बताओगे, उसको भारी बताओगे। मैं लिख के देता हूं क्वेश्चंस का लेवल अंदर जाके। भाई देखो, 1-2 क्वेश्चन अगर आपने यूके ट्रिपल एससी के करके देखो, जीएस के आपको समझ में आएगा। तो जब जब ऐसे होगा एसएससी के खिलाफ आंदोलन हुआ, देखना एसएससी कैसे करेगा। जीवाणु जनित रोगों का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है, सही है गलत है? एंटीबायोटिक जीवाणु को तो इलाज करती है, सही है। एंटीबायोटिक वायरस को मारते हैं, गलत है, ठीक है। किसको मारते हैं? बैक्टीरिया को मारते हैं, यानी ए सही है और आर गलत है। वायरस को तो आप मार ही नहीं सकते, वायरस तो स्वयं आधा मरा है और आधा जीवित है। वायरस का इलाज केवल आप कर सकते हैं तो एंटीबॉडी से कर सकते हैं, और जो आपका शरीर बनाता है। मिलान कर रहे हैं जी। हैजा कोलेरा, ठीक है। टिटनेस टिटेनी, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग लेप्री, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा? बी।
ठीक है, क्लियर, सही है, हो गया था ना, ठीक है। नेक्स्ट, हैजा ब्रीवियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। टिटनिस मस्तिष्क में वायरस के संक्रमण के कारण से होता है, नहीं है, ये गलत है। हाँ, मस्तिष्क के वायरस से के कारण से एक रोग होता है जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस ध्यान रखना, ये इन्फेक्शन के कारण से होता है। इसमें मस्तिष्क की जो परतें होती हैं, झिल्लियां, वो सूज जाती हैं। आपका जो ब्रेन है उसके ऊपर 3 झिल्ली पाई जाती है, पैरामीटर, ड्यूरामेटर और ऑर्केनाइट। इनमें सूजन आ जाता है इन्फेक्शन के कारण से, इस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा यही पूछा है, कुष्ठ रोग एक जीवाणु जनित रोग है, हाँ, दीर्घकालिक रोग है, हाँ, लंबे समय तक चलता है। डिप्थीरिया का कारण डिप्थीरिया ही है, हाँ, इसे पूरा मत याद रखना, ठीक है, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, आप केवल इसे याद रख लो, डिप्थीरिया है। हालांकि डिप्थीरिया श्वसन तंत्र से संबंधित एक बीमारी होती है। श्वसन तंत्र में सफेद रंग की झिल्ली बननी शुरू हो जाती है, ये भी जीवाणु के कारण से होती है, और जीवाणु का नाम है कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। खैर यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर होगा, क्लियर। डेंगू, चिकनगुनिया और एड्स, डेंगू वायरस से होता है, चिकनगुनिया वायरस से होता है और एड्स वायरस से होता है, स्टेटमेंट सही है। मलेरिया और टीबी विषाणु से होता है, दोनों में से कोई भी विषाणु से नहीं होता। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और टीबी जीवाणु से होती है, तो दोनों ही गलत है। कोरोना वायरस आरएनए वायरस है। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था वायरस 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसके अंदर आरएनए होता है और जिसके अंदर डीएनए होता है। ये वाले उतने खतरनाक नहीं होते जितने खतरनाक आरएनए वाले होते हैं। जैसे एचआईवी के वायरस के अंदर आरएनए होता है, जैसे कोरोना के अंदर क्या था, आरएनए था। तो ये एक आरएनए वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। तो कौन कौन से सही हो गए, पहला सही है और तीसरा सही है, आंसर होगा केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, क्लियर। एड्स का कारण एचआईवी वायरस है, सही है। चिकन पॉक्स वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से होता है, नहीं, गलत है ना, वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी, देखो हेपेटाइटिस के कई टाइप होते हैं। हेपेटाइटिस जो बी है वो वायरस से होता है, बाकी के जो हेपेटाइटिस है वो दूषित जल वगैरह पीने से हो जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस के वायरस से होता है और इसके कारण से जो लीवर है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। आम भाषा में इसे, गांव की भाषा में लोग इसे कई बार काला पीलिया कह देते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी को ही कहा जाता है काला पीलिया। रीजन, अब तो वायरस से हो गया है इन्फेक्टेड आपका लीवर, तो लीवर कमजोर हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, आंसर होगा 1 और 3, ठीक। एड्स एक घातक विषाणु जनित रोग है, सही है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, इससे टीबी होती है और वो भी जीवाणु से। तो आंसर क्या होगा, पहला सही है लेकिन आर गलत है, पहला सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। ज्यादा तेज हो रही है स्पीड, सही, क्वेश्चन ज्यादा है ना। एड्स एचआईवी से होता है, ठीक है, इसमें जो जो पता है वो मिला लो आप। एक पोलियो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, एक चिकन पॉक्स, इसे बोलते हैं बेरिसेला, बेरिसोला वायरस से होता है। तो ये सब सही है, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आंसर क्या होगा, क्लियर, क्लियर है। मीजल्स, खसरा और मम्स वायरस से होता है। मम्स आपने देखे होंगे ना, सूज जाते हैं आपकी, हाँ, यहाँ पर जो होती है ग्लैंड वो सूज जाती है। आम भाषा में उसे कई बार बचपन में हम टॉन्सिल वगैरह बोल देते हैं। तो मम्स का वायरस, तो मम्स, तो मीजल्स यानी खसरा और मम्स दोनों विषाणु जनित रोग हैं, हाँ। गल सुआ, गला सूज जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई जल जनित वायरस जनित रोग हैं, हाँ, जल जनित, मेन ये जो फैलेंगे ये जल से फैलेंगे, लेकिन हेपेटाइटिस बी का वायरस जल से नहीं, वो रक्तदान से फैलता है। किसी का हेपेटाइटिस बी वाले का खून आपको चढ़ा दिया तब वो ट्रांसफर होता है और वो ज्यादा घातक है। तो ये सही है, ये जल जनित वायरस से फैलते हैं, ये सही है,
ये भी सही है। टाइफाइड और हैजा विषाणु जनित रोग है क्या? किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। ठीक है, ये किससे होते हैं? जीवाणु से। अगला है डेंगू मच्छर जनित वायरस जनित रोग है। मच्छर जनित वायरस जनित रोग है, सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। तो ये गलत पूछा हुआ है ना, गलत, तो सी आंसर होगा इसका, ध्यान रखना। यानी सही आंसर ये वाला होगा। ठीक। कोरोना वायरस कोविड-19 पहली बार चीन के वुहान शहर में पहचाना गया। शुरुआत यहीं से हुई थी, बिल्कुल। कोविड-19 डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है। कोविड-19 से बचाव के लिए एमआरएनए वैक्सीन विकसित की गई। हाँ, एमआरएनए वैक्सीन, इसे याद रख लेना। इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो बड़ा लंबा है। ठीक है, तो पहला सही है और तीसरा सही है, आंसर होगा सी। पहला और तीसरा सही है। ठीक है, एक मिनट रुक जाना, लाइन पे रहना। कहां तक हो गया था? ये हो गया, सही है पहला और तीसरा। अगला है एड्स रोग किसके कारण होता है? वायरस। अच्छा, एड्स और एचआईवी में अंतर है क्या? हाँ, अंतर है। अंतर यह है कि जब एड्स का, एचआईवी का वायरस आपकी बॉडी में जाता है तब आप हो जाते हैं एचआईवी पॉजिटिव। जब लंबे समय तक ये काम करता है तो आपकी बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स, जब उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है और किसी भी रोग का इलाज करने में, वायरस वाले अन्य रोग का इलाज करने में वो सक्षम नहीं होती, तब व्यक्ति को घोषित करा जाता है एड्स। तो शुरुआती अवस्था होती है एचआईवी पॉजिटिव की और बाद में वो पहुंच जाता है एड्स की अवस्था। ठीक है, एड्स का वायरस लिम्फोसाइट कोशिकाओं को प्रभाव डालता है जो कि रक्त में होती है और ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बना के रखती है। नींद में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड, चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस। ठीक है, वेरिसोला वायरस। डेंगू रोग किसके कारण होता है? वायरस। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? वायरस। वायरस। नींद में से कौन सा रोग विषाणु जनित द्वारा नहीं फैलता? डेंगू, टाइफाइड, पोलियो, चिकन पॉक्स। क्या होगा? टाइफाइड। मीजल्स, खसरा किसके कारण होता है? वायरस। मारबोली के कारण से होता है खसरा, मारबोली वायरस के कारण से। पोलियो किसके द्वारा होता है? वायरस, और वायरस का नाम पोलियो वायरस, पोलियो वायरस से होता है। एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? हाँ बताइए। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस या ह्यूमन इंटरनल वायरस? बी, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ऐसा वायरस जो आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, और इम्यूनिटी बनाने का काम कौन सी कोशिकाएं करती हैं? टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, इनको खत्म कर देता है, यही पहचानती है शत्रु वायरस को। नेक्स्ट, नींद में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? एड्स है, डेंगू है, हेपेटाइटिस है, टिटनेस। ये किससे होता है? जीवाणुओं से होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक वायरस से होता है। वायरस थोड़ी होता है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। तुम इसी में फंसोगे किसी दिन। पहला सही है, दूसरा गलत है, ए सही है। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक वायरस नहीं है, वो एक क्या है? प्रोटोजोआ है। कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? कौन सा होता है? मलेरिया। मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। काला आजार, ये भी प्रोटोजोआ से होता है और इसका नाम है लिस्मानिया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण से होता है काला आजार। काला आजार ऐसे ही एक स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। अच्छा, इसका वाहक पूछ सकता है आपसे। वाहक मक्खी होती है, नाम होता है सैंड फ्लाई, यानी इसे बालू मक्खी भी कहते हैं। बालू मक्खी, ये पूछ सकता है भाई, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। आपने देखी होगी, मिडियाले से कलर की होती है, एक बड़ी सी मक्खी होती है। गांव की भाषा में कई बार उसे डांस वांस कह देते हैं, सुना? वो है बालू मक्खी। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग, इसमें नींद बहुत आती है, ये भी प्रोटोजोआ के कारण से होती है। और प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसोमा, और इसका वाहक पूछ सकता है आपसे।
हाँ, इसका वाहक है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी भाई, ये सीसी मक्खी काट ले तो अंदर पहुंच जाता है ट्रिपनोसोमा, और जिससे निद्रा रोग, नींद होता है, आदमी सोता है। ठीक है, तो ये होता है निद्रा रोग, नींद होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नींद में से गतनोवर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा सत्य है? पहला, भारत में कुल वनावरण, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है वनावरण, एक होता है वृक्षावरण, वृक्षावरण, और एक होता है वन प्लस वृक्षावरण। कह रहा है कि तो 2023 का सत्य है, देश में भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग 21.71% कुल वनावरण है। कितना है? 21.71%। ये सही है? सही। अच्छा, वृक्षावरण कितना है? हाँ, टोटल है 25.17%। ये कितना है? लगभग 3 अप्रोक्सीमेट कितना आएगा घटाओगे तो 4-6 इतने आएगा ना। तो ये है 3.46%। तो लगभग टोटल जोड़ोगे तो कितना? देखो, आपसे डाटा ये भी पूछ सकता है, आपसे डाटा ये वाला भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें एक मुझे जो डाटा में कंफ्यूजन लग रहा है तो ये लग रहा है ये 21.76 है या 21.71 है? 76 है, क्योंकि मेरे को ये कीवर्ड याद रहते हैं तो मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे हिसाब से शायद ये डाटा जो है वो 21.76 है, तो ये हो जाएगा फिर 3.41 और ये हो जाएगा 25.71। देखना एक बार एग्जैक्ट डाटा जो है वो कौन सा है जो वन रिपोर्ट में आया है इसका, क्योंकि मुझे इसमें शंका लग रही है, इसमें मतलब इसमें देखो एग्जैक्ट नहीं, लगभग तो है लेकिन फिर भी कौन सा? ये वाला है ना, और ये भी सही है, तो ये वाला नोट कर लेना। ठीक है, क्यों हम गलत पढ़े लगभग में, ठीक है, इसे हम एक बार सही मान लेंगे, यहाँ पे वो एक अलग बात है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा आप ये वाला लिखना भाई, इस वाले को हटा दो। ठीक है, खाली का काया कलेश हो क्या फायदा। तो 21.76% वनावरण है, वृक्षावरण 3.41% है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25.17%। बस ये डाटा है, यहां से आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। अगला, तो ये वाला स्टेटमेंट हम क्या मान लेंगे? सही, गलत मत मानिए। रीजन है लगभग दे रखा है, तो लगभग इतना है। हाँ, अगर लगभग नहीं होता तब हम इसको एक बार को गलत मान लेते। भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। अब सबसे ज्यादा वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। तो इस स्टेटमेंट को इस हिसाब से हम गलत मान लेंगे, लेकिन अगर इसमें होता सर्वाधिक वन प्रतिशत तो भी मिजोरम सही हो जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर इसका मतलब मेरे हिसाब से जहां तक इसको माना गया होगा वन प्रतिशत, दोनों में क्या अंतर होता है मैं बता दूं। किसी राज्य के कितने क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल पर वन है, वो प्रतिशतता के आधार पर हम बात करें तो राज्यों के मामले में मिजोरम पहले पे आता है। हालांकि इससे भी आगे लक्षद्वीप है, लेकिन वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ मैं आपको कुछ फैक्चुअल डाटा याद करवा देता हूँ, आप याद करिए। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वनावरण कहां पर है, तो इसमें सबसे ज्यादा है, लिख लेना आप, सबसे ज्यादा वनावरण इसमें सबसे ज्यादा कहां पर है? एमपी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ लिख लेना। ये 3 याद। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछना। सबसे पूछ ले वन प्रतिशत
वन प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप, लेकिन ये राज्य नहीं है। राज्य के मामले में कौन आएगा? मिजोरम। तो सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के मामले में आपको दिखाई देगा, राज्य पूछे तो मिजोरम। कितना है? 85, हाँ लगभग 84-85% के आसपास, लेकिन लक्षद्वीप लगभग 93% के आसपास प्रतिशत, यानी सघनता, डेंसिटी। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस बार वन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कहां पर वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि देखी गई? हाँ, छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा वृद्धि वन एवं वृक्षावरण में, टोटल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां हुई है? छत्तीसगढ़। और पूछे सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है? मध्य प्रदेश। यानी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वृद्धि वन एवं वृक्षावरण दोनों में बता रहा हूं मैं, वृद्धि ये हुई है छत्तीसगढ़। और सबसे ज्यादा कमी अगर पूछे तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही थे, तो कमी भी सबसे ज्यादा कहां पर हुई है? एमपी। और पिछली बार के अकॉर्डिंग हमारे इस बार जो है वो लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर के आसपास वन एवं वृक्षावरण बढ़ा है। तो यहां पर हम पहला वाला सही मान लेते हैं, दूसरा वाला हमने सही कर लेते हैं। प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो यही वाले राज्य निकल के आएंगे। अगला, 2021 की तुलना में 2023 में भारत के वनावरण में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। गलत है, की गई है। लगभग 1450 वर्ग किलोमीटर के आसपास वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसलिए आंसर क्या होगा यहां पर? पहला और दूसरा। क्लियर? पहला और दूसरा। वन रिपोर्ट में आपको वैसे दे दूंगा, ठीक है? क्लियर? 2023 के निम्नलिखित में कौन सा सही है? आंध्र प्रदेश में वनावरण वृद्धि में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है किसमें? वनावरण में। तो ये वाला मामला गलत है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कुल वनावरण है, सही। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वृक्ष आवरण दर्ज किया गया है, गलत। अब तो सही है ना, इसमें सही पूछा हुआ है, तो सही कौन सा हो गया? क्लियर? वन रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। कहां पर है ये? मुख्यालय देहरादून में है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। वन घनत्व प्रतिशतता के आधार पर, डेंसिटी प्रतिशतता, सबसे मिजोरम लगाएंगे। अगर लक्षद्वीप होता तो लक्षद्वीप लगाते, बट यहां पर राज्य पूछा हुआ है। भारत सरकार ने कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र रखने का लक्ष्य रखा हुआ है? 25% है क्या? नहीं, कितना? 1/3, यानी 33%। देश के 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। अभी लक्ष्य से कम है, लगभग 25% पर है। हमें जाना कहां तक है? 33 तक, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, ये संबंधित है आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। और ये क्योटो प्रोटोकॉल पूछ सकता है कब हुआ था? 1997। तो ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने से संबंधित है, ध्यान रखना। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ऐसे ही एक ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल 1987, ये किससे जुड़ा हुआ है? ओजोन संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ज्यादातर दो इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब आपस में बैठ करके हमने कुछ ये बनाया, एक लक्ष्य निर्धारित किया, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैसें आ गई जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं? कोई नहीं कर लो रहा। ग्रीन हाउस गैसें में कौन सी गैसें आ गई जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ये सब गैसें क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तर। मीथेन हो गई, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तर रही, ठीक है। पेरिस समझौता किस वर्ष लागू हुआ? देखो किस वर्ष हुआ? 2015 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2016 में। पेरिस समझौता इंपोर्टेंट था। और आपको पता है इसी समझौते के तहत गठन हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, यानी अंतरराष्ट्रीय क्या नाम था उसका? सौर गठबंधन, ठीक है।
तो ये गठन ISA का गठन हुआ था, इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। UNFCC, ये मैंने बताया था क्या है, इसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की संधि। इसलिए आपको याद होगा 1992, इसे बोला जाता है पृथ्वी सम्मेलन। कहां हुआ था ये? रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो कहां पर है? ब्राजील। इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई थी। इसमें एक था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पढ़ाया भी है मैंने आपको करंट में। इसी की जो बैठक होती है उसे कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, इसी की बैठक क्या कहलाती है? कॉप कहलाती है, कॉप। ये मैंने करंट में आपको पढ़ाया था, COP 29, COP 30, COP 28, याद आ रहा है? पढ़ लेना अच्छे से। तो UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की संधि, एक ये सामने आई। इसमें एक आया क्या नाम था उसका? जैव विविधता अभिसमय। ठीक है, जैव विविधता अभिसमय। इसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी CBD। नाम सुना होगा CBD, क्वेश्चन पूछ सकता है। जैव विविधता अभिसमय कब सामने आया, यानी CBD कब स्थापित हुआ? जैव विविधता के लिए हमने एक कन्वेंशन किया, ठीक है, जिसे बोला गया CBD। ठीक है, इसके अलावा एजेंडा 21, यह आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा क्या? एजेंडा 21 की घोषणा कब की गई थी? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। एजेंडा 21 पता है क्या था? कि जो 21वीं शताब्दी आ रही है, एक मिनट जरा सेल मैं इसको देख लेता हूं। हेलो 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 हेलो। एजेंडा 21 क्या था? कि जो 21वीं शताब्दी आ रही है, 1992 के बाद 2000 से 21वीं शताब्दी आती, तो 21वीं शताब्दी में हमें क्या ऐसा करना है जिससे कि सतत विकास हो, उसके लिए कुछ गोल्स रखे गए थे, जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21। ठीक है, जैव विविधता अभिसमय और UNFCC, ये तीन एक बड़े जो है वो निष्कर्ष थे जो इस पृथ्वी सम्मेलन में, अर्थ समिट में सामने आए थे। तो इसको आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लिया। CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, को किस सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा क्या? रियो डी जनेरियो। 93 से लागू हो गया है। अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहां हुआ? 1992, रियो डी जनेरियो। बस। इससे पहले एक और इंपोर्टेंट है आपका, याद रखना, 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम कहां पर है? स्टॉकहोम नहीं पता? ये सुना है सम्मेलन? नहीं सुना? सुना है। इसी सम्मेलन में हमारे सामने आया था UNEP, इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसका गठन कब हुआ था? तिथि बताओ, तिथि, गठन कब हुआ? तो बताया? नहीं पता?
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 5 जून को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय पूछ सकता है आपको से कि इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय है नैरोबी, और नैरोबी कहाँ है? केनिया, केनिया, केनिया में। हाँ बताओ कहां पर है स्टॉकहोम? नॉर्वे नहीं, स्वीडन, स्वीडन में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां से ये पूछ सकता है यूएनईपी का गठन कब हुआ था? 5 जून को, और इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है 5 जून को? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब हुआ था? 1972, और इसे कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। यार आज हमने 75 कर लिए 1 घंटे में। हाँ 1 घंटा भी नहीं हुआ। कब स्टार्ट हुए थे?